हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8 का जो मैथ का जो मॉडल पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको सोल्व करना। तो चलो सोल्व करते हैं। वार्षिक एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ का मॉडल। तो चलते हैं इसको सोल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 1/4 प्लस 1/2 विल बी। तो सिंपल है, 1/4 एंड 1/2 का एडिशन करना है, जोड़ करना है। तो दोनों का बेस निकालेंगे। बेस 4 और 2 का एलसीएम होता है 4। ठीक है, 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार गया, ऊपर संख्या 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2 को 4 में डिवाइड किया तो 2 टाइम गया, 2 के ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 4। 1 और 2 कितने होते हैं? 3, 3/4। तो दिस इज द क्वेश्चन। x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो देखो x 21 है, ये प्लस में x है, ये 6 है, वो इस साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। बी राइट है। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स, देखो क्वाड्रिलेटरल ये होता है चतुर्भुज, उसके सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? सभी इंटीरियर एंगल से 360 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना। इसका एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई n, ये भी होता है। ठीक है, तो जितने एंगल्स होते हैं उनको n से माइनस करके 180 से गुणा करना है और n से डिवाइड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के या जो पॉलीगोन होता है, पॉलीगोन के जो इंटीरियर एंगल्स याद करने हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल से किसी भी पॉलीगोन का, ट्राई है, क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागोन है, पेंटागोन, सेप्टागोन, जो भी है, तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 121, 121 का स्क्वायर रूट। देखो 121 का स्क्वायर रूट सिंपल सा है, 11 होता है। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 121 को फैक्टराइज करते हैं अपने, तो 11 इंटू 11 दो पेयर बनेगा, 11 इंटू 11 एक पेयर बनेगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 11 होगा। क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का क्यूब रूट, देखो 64 है उसको फैक्टराइज करो, 2 32 2 16 2 8, 2 का डिवाइड किया 4, 4 को 2 से 2, ये फैक्टराइज कर दिया। अब अपन को स्क्वायर रूट निकालना है, सॉरी क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट में 3 का पेयर होता है और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। तो ये देखो 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 की जगह एक लेना है, ये एक, और इस 3 का पेयर हो रहा है उसकी जगह एक लेना है। तो ये 2 आया है, 2 2 दो पेयर बने 2 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4। तो 64 का जो स्क्वायर क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 300। एक्स का जो 75% है वो 300 है, तो एक्स की वैल्यू क्या करो? तो देखो परसेंटेज के नीचे हमेशा 100 से डिवाइड करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, एक्स बराबर कितना है? 300। तो इसको कैसे करना है? देखो एक्स की वैल्यू निकाले तो एक्स को छोड़ दो, बाकी एक्स की इस साइड ये संख्या है वो इस साइड लाओ 300 के। 300 पहले से था, अब अक्स के गुणा में 75 है, ये भाग में चला जाएगा 75 अक्स 300 के इस तरह बराबर से इस साइड लाते हुए। ठीक है, और जो भाग में है 100, ये गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 75 में 25 का भाग 3 बार होता है और 100 में 25 का भाग 4 बार होता है, तो दोनों में एक ही संख्या का भाग दे दिया। 3 का भाग इसमें एक बार और 300 में 100 बार। 100 को 4 से गुणा किया तो कितना आता है? 400। तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी? 400 होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशंस, इस एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी है। देखो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो डिग्री होती है, इसमें जो ज़्यादा पावर है अक्स की 6 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 6 है। 8 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। 8 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स नहीं सॉरी, क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो बताना है। 1 मिनट है। अच्छा 8 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, वेरी सॉरी फॉर दैट 1।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो -28/81 है। इफ वन रेशनल नंबर इज 14/27 है देन द अदर रेशनल नंबर, लेट द अदर रेशनल नंबर, सपोज करना अपने को, लेट द अदर रेशनल नंबर, अदर रेशनल नंबर बी अक्स, अदर रेशनल नंबर अपने को अक्स मान लेना है। अब दोनों का प्रोडक्ट, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर है ये, दोनों का प्रोडक्ट इतना आ रहा है। तो देख लो, पहला है 14/27 और इनका प्रोडक्ट ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं भाई। अपने मान लिया कि दूसरा नंबर एक्स है, पहला नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट है, ये पहला और इस दूसरे, दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा है -28/81, दोनों का प्रोडक्ट -28/81 है। तो इस अक्स को ज्ञात करना है, दूसरा नंबर अपने को ज्ञात करना है, अक्स को ज्ञात करना है। अक्स को ज्ञात करेंगे तो देखो अक्स इज इक्वल टू, ये संख्या बराबर से इस साइड लाएंगे, 28 -28/81, ठीक है। ये 27 है वो डिवाइड में है, बराबर से इस साइड जाती है वो क्या, वो गुणा में, 14 गुणा में एक्स के इस साइड आ जाती है वो डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। देखो 27 जा 27, 27 3 जा 81, 3 बार गया, 27 का भाग इसमें एक बार गया, 27 में 81 में 3 टाइम गया, ठीक है। 14 अंजा 14, 14 2 जा 28, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई -2/3, तो एक नंबर यदि 14/27 है तो दूसरा नंबर -2/3 होगा। द अदर नंबर इज, ऐसा कर लिख सकते हो आप, ठीक है। सोल्व करना है इसको, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, देखो 5 - 3 5y + 2 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 7 - 3y + 1। तो 5 - 3 कितने होते हैं 2, इसको 5y + 2, 4 ब्रैकेट से बाहर है और प्लस भी ब्रैकेट से बाहर है, तो दोनों को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5, 7 - 3y। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा जैसे ब्रैकेट सोल्व होता है। तो 2 को 5y से किया तो 10y हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 7 से किया तो 35 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 5 को 3y से किया तो 15y। अब y एक साइड ले लो, y वाली संख्या, बाकी इस साइड ले लो बराबर से, तो 15y और -10y और माइनस के 15y, देखो 10y माइनस के 15y इस साइड आएंगे तो प्लस के 15y हो जाएंगे। ये 35 है पहले से ही, ये 35 इस साइड है, ये 4 इस साइड आएगी तो माइनस का 4, तो 10y और 15y कितने हो जाएंगे, 10y और 15y हो जाएंगे 25y इज इक्वल टू 35 - 4 कितने होते हैं 31। तो y इज इक्वल टू 31/25, 31/25 है ये। फाइंड द वन अनजाज डिजिट ऑफ द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दिए गए नंबर्स का अनजाज डिजिट आपको ज्ञात करना है। तो देखो 888 है, 8888, इसका क्यूब निकालें तो अनजाज डिजिट कितना होगा, क्यूब निकाले तो इसको ही देख लो, क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने का, तो अनजाज डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 × 8, 8 8 जा 64 × 8। अब देखो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 एंड 3 51, अनजाज डिजिट विल बी 2। इसको यदि इसका क्यूब रूट निकालें तो अनजाज डिजिट कितना होगा 2 होगा। ऐसे ही 149 देख लो, 149 को यदि क्यूब निकाले तो उसका अनजाज डिजिट यूनिट डिजिट कितना होगा, तो सिर्फ 9 का देख लो अनजाज डिजिट, इस डिजिट का ही देखो आप 3, 9 की पावर 3, इसका मतलब 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81 × 9, 9 और 72 709, इसका अनजाज डिजिट कितना आ रहा है 9। तो देखो अनजाज डिजिट, अनजाज डिजिट ये होगा, और इसका अनजाज डिजिट कितना होगा 2, यूनिट डिजिट कह दो, यूनिट अनजाज डिजिट यूनिट डिजिट एक ही होता है, ये देख लो। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, 72
परसेंट होता है 25 स्टूडेंट्स का, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 72% 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट टोटल, उसका 72% गुड है मैथमेटिक्स, अच्छे हैं मैथमेटिक्स। हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कितने अच्छे नहीं है, तो बाकी बच्चे वो अच्छे नहीं है, ये देख लो। देखो टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, ठीक है। गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने अच्छे हैं 72%। तो अपने को देखना मैथ में कितने अच्छे हैं, 72% अच्छे हैं, लेकिन 25 में से कितने अच्छे हैं, तो सीधा सा है निकालने के लिए क्या करेंगे 72% लेंगे, 72 के नीचे क्या लगा देंगे 100, ठीक है। अब उसको 25 से गुणा कर दो, 25 में से निकालना तो 25 से गुणा करना है, 25 का भाग इसमें एक बार गया, इसमें 4 बार गया, 4 का भाग 72 में कितने बार गया 18 बार। इसका मतलब है मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हैं 18 स्टूडेंट्स। तो अपने को निकालना है अच्छे नहीं है वो कितने हुए, नॉट गुड इन मैथ्स, नॉट गुड इन मैथ्स, मैथ्स में अच्छे नहीं है। 25 में से 18 अच्छे हैं, इसका मतलब 25 में से 18 निकाल दो तो 7 बचे, 7 वो अच्छे नहीं है मैथ में। वैल्यू ऑफ द ए की पावर एम और ए की पावर एन दोनों की, अब सिंपल सा है, देखो यदि बेस एक जैसा हो, ए एम और मल्टीप्लाई हो जाए और ए एन, तो बेस एक जैसा हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर जुड़ जाती है, ए की पावर क्या हो जाएगी एम और प्लस ए एन, ये होता है। लेकिन दोनों के बीच डिवीजन हो, डिवीजन हो, भाग हो, ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो क्या हो जाएगा ए की पावर में ये जो बेस एक जैसा हो तो पावर माइनस हो जाएगी, ये ए की पावर एम और एन, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कितने है ये 1,52,40,000, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। अब देख लो डेसिमल कहाँ लगा है, डेसिमल लगा है 1 के बाद, तो कितने पहले गया डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, 7 से पहले ये डेसिमल लगा है, तो आगे 10 की पावर कितनी आनी चाहिए 7 आनी चाहिए, ये क्या इतनी है 6, तो ये फॉल्स है, ठीक है। एम की पावर 5 की पावर एम डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर है 5, ये तीसरा देखो थोड़ा सा, ये ट्रू है क्या, ये एम के बराबर 2 होना चाहिए। देखो 5 की पावर एम डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर है 5, बेस तो सब एक जैसा है, तो सिर्फ अपने को पावर का ही मामला है, तो पावर लिख दो सिर्फ, एम डिवाइड की जगह क्या लगाना है माइनस, मैंने कहा मल्टीप्लाई की जगह जोड़ लगाई जाती है पावर में, मल्टीप्लाई हो बीच में तो दोनों पावर जुड़ जाती है, डिवीजन हो तो पावर घट जाती है, माइनस डिवीजन की जगह और -3 ऊपर है, ये लो -3 इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी है 5, अपने पावर लिए ना, एम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस हो गया बराबर 5। अब देखो एम बराबर कितना होगा 5 -3 हो जाएगा, तो -3 होती है एम बराबर 2, तो बिल्कुल एम बराबर 2, ये बिल्कुल सही है। जनरल फॉर्म ऑफ 4.5 10 की पावर 3, तो देखो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब ये डेसिमल 3 के बाद आएगा, डेसिमल 3 के बाद आया हुआ है यहाँ पर, ये लो, तो ये बिल्कुल सही है 4500 ट्रू है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगोन, पॉलीगोन्स के जो एक्सटीरियर एंगल है, कोई सा भी पॉलीगोन हो उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा ही 360 डिग्री होता है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे है ना वो क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, सेप्टागोन, ऑक्टागोन, है ना डेकागोन, कोई भी पॉलीगोन हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री रहता है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो संभव नहीं है कि 360 डिग्री ही रहे, तो ये ध्यान रखना है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। हाँ आगे देखो, कौन सा कर रहे दूसरा है ना, मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगोन, किसी भी रेगुलर पॉलीगोन का सबसे मिनिमम पॉसिबल एंगल कितना है 45 डिग्री या 60 डिग्री, ठीक है।
120 डिग्री होता है। ये दोनों ही सही नहीं है, तो ये गलत कर दिया इन्होंने, दोनों में से चूज करना। मिनिमम पॉसिबल एंगल होता है किसी भी रेगुलर एंगल का, वो 120 डिग्री होता है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी 120 डिग्री। साठ डिग्री, वेरी गुड। 60 डिग्री होता है जी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन से। मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ अक्स इन द फिगर, इस फिगर में अक्स की वैल्यू बतानी है। देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, उसका बी एंगल है वो 100 डिग्री है, तो बी है वो डी के भी बराबर होगा, है ना। तो ये वाई भी क्या होगा 100 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल होगा। अब देखो ये 100 है, तो इससे जो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो 180 डिग्री होते हैं। देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को 180 डिग्री क्यों? क्यों सम ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो देखो बी का कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। सी का ज्ञात करना है, सी की जगह अक्स लिखा हुआ है, सी की जगह क्या लिखना है अक्स लिखा होती है, अक्स लिख दो सी का 180 डिग्री। अक्स बराबर क्या होगा 180 माइनस 100, अक्स बराबर हो गया 80 डिग्री, तो ये सही है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन का जो एक्सटीरियर रेगुलर ईच एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन का जो हर एक्सटीरियर एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है, ठीक है। रेगुलर पेंटागोन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 72 डिग्री होता है। देखो 72 का गुणा कर दो, 72 डिग्री एक कोण आता है, तो 5 से गुणा करेंगे 0, 35 और 60 डिग्री। ये सिंपल है कि भाई कोई भी एक्सटीरियर एंगल उनका सम 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल कितने बन रहे हैं पेंटागोन के 5, एक एंगल 72 डिग्री का, तो 72 को 5 से गुणा किया 360 डिग्री, बिल्कुल इक्वल है ना। ठीक है, अब ये कॉलम मिलाना है आपको। 4p को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p को p से किया तो 4pq हो जाएगा, 4pq। फिर 2p को प्लस 2 से किया तो प्लस के 8p, ये a है वो 4 से मिलेगा, ठीक है। ये इस साइड से कर दो, 4p को p स्क्वायर से किया तो 4p क्यूब हो जाएगा, 4p क्यूब, ये लो, तो ये दूसरा वाला इससे मिलेगा। पी क्यू को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू को p स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू, तो ये इससे 2 से मिलेगा, सी 2 से। p प्लस क्यू इसको मल्टीप्लाई, पी 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 7p क्यूब क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लो आराम से। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देयर आर 6 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ग्रीन मार्बल्स इन ए बैग, बैग में ये मार्बल्स है, प्रोबेबिलिटी रहेगी गेटिंग रेड मार्बल गेटिंग करने की, ब्लैक मार्बल ग्रीन मार्बल, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो अपने को पहले ही देखना है टोटल मार्बल्स कितने हैं बैग में, टोटल है मार्बल्स इन ए बैग, तो सिंपल सा है 6 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितने मार्बल हो गए 15 मार्बल्स, टोटल मार्बल 5 है। अब अपने को एक ही ज्ञात करना है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो सिंपल सा है, द नंबर ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल की संख्या कितनी है वो बतानी है, तो 6 है। टोटल मार्बल्स कितने हैं वो अपॉन में लिखने हैं, टोटल मार्बल्स। तो देखो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं 6, टोटल मार्बल्स है 15, तो ये प्रोबेबिलिटी 6/15। अब 3 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें 2 टाइम इसमें 5 बार, तो कितना होगा 2/5। रेड मार्बल की पॉसिबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/5। दूसरा देखो ब्लैक मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी देखो, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल कितने हैं 5, टोटल मार्बल से कितने हैं 15, 5 का दोनों में बाहर जा रहा है 1 बार और 3 बार, तो 1/3 रहेगी।
थर्ड देखो, गेटिंग ए ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 4, टोटल इज ए 15, तो सिंपल सा 4/15 रहेगी। अभी अगर नोट गेटिंग ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल न प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी, प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी 1/3 है, प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी 1/3 है, लेकिन नहीं प्राप्त करने की नोट ए नहीं है। गेटिंग ब्लैक मार्बल है ए, ब्लैक मार्बल प्राप्त नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 से माइनस करेंगे 1/3, तो देखो 1 अंजा 1 और -1, 1 नहीं 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1/3 हो जाएगा। 3 से 1 निकाल दी कितना आएगा? 2/3, तो नए प्राप्त करने की संभावना होगी वो 2/3 रहेगी। ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 4, 9 और 10। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है जो इनसे डिविजिबल हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 और 10 इज द एलसीएम। देखो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 और 10 इज द एलसीएम। वो क्या होगा? एलसीएम होगा, है ना? किसका एलसीएम? और 4, 9 और 10 इनका एलसीएम होगा। अभी तीनों का एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। देखो 4, 9 और 10 इनका एलसीएम ले लो। 2 का भाग दिया 2 टाइम, 9 का 9, 10 में 5 टाइम, 2 का भाग दिया 1, 9 और 5, 3 का भाग दो, 3 का भाग दिया 1, 3, 5, वापस 3 का भाग दो 1, 1, 5, फिर 5 का भाग दिया 1, 1 और 1, तो ये है। इन सभी को अपने मल्टीप्लाई किया तो देख लो इनका एलसीएम 2 × 2 × 3 × 3 × 5, देखो 2 2 4, 4 3 12 है, 12 3 36, 36 5 180, इनका एलसीएम 180 डिग्री हुआ। यानी इन संख्याओं को डिवाइड करने के लिए सभी से डिवाइड हो वो संख्या 180 होगी। 180 10 से भी डिवाइड होती है, 9 से भी डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है 180 इनसे डिवाइड होने वाला। अपने को ज्ञात करना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर, है ना? तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करना है तो पेयर देखना पड़ेगा। देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, अब 5 का एक पेयर और बन जाता तो क्या हो जाता? ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस संख्या को ताकि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इससे डिवाइड हो। ठीक है ना? तो क्या करना है आपको? द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर है टू बी मल्टीप्लाइड, छोटी से छोटी संख्या जो मल्टीप्लाइड होगी, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड टू 180 से मल्टीप्लाई होगी टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए सबसे छोटी संख्या मल्टीप्लाई होगी, वो क्या होगी? 5। भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का पेयर बना हुआ है, 5 एक ही है। अब सबसे छोटी स्क्वायर संख्या प्राप्त करने के लिए उनको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 180 × 5 क्या हो जाएगा? 0, 5 8 × 40 कैरी 4, 5 और 4 9, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 900। 900 इज द रिक्वायर्ड नंबर होगा स्क्वायर नंबर के लिए, है ना? 900 रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है इन सभी से डिवाइड होने वाला। ठीक है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव
इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। देखो इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल्स ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा मैंने बताया अभी, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ये फॉर्मूला होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो। जैसे एंगल कितने डिग्री, जैसे हेक्सागोन का ज्ञात करना है तो हेक्सागोन में एंगल होता है 6, तो 6-2 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइड बाई 6, तो हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स कितना वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कितनी साइड होगी, हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन, रेगुलर पॉलीगोन की कितनी साइड होगी यदि इसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो ये देखो ये 165 डिग्री का है इंटीरियर एंगल, तो देखो रेगुलर पॉलीगोन इंटीरियर साइड के बराबर आपने 165 डिग्री रख दिया। अब ये एन ज्ञात करना है अपने को, सिंपल सा है कि ये कितने एंगल का, कितने एंगलों का एक पॉलीगोन होगा रेगुलर है जिसकी इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, तो सूत्र के बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखो पहले 180 से गुणा करो, 180 एन माइनस 2 से किया तो 180 बटा एन इज इक्वल टू 165 डिग्री, इसका अपॉन क्या हो गया 1, जिसका अपॉन 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे कर दो, तो एक को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 180 एन माइनस 180 इज इक्वल टू 165, और इसको एन से गुणा करेंगे तो ये 5n हो जाएगा। अब देखो एन वाली संख्या एक साइड ले लो, 180 एन, ये प्लस का 165 है, इस साइड हो जाएगा माइनस के 165 एन बराबर ये कितना होगा 180, ये माइनस का था इस साइड प्लस आ गया, 180 एन में से 165 एन निकाले कितने बचेगा 15 एन 180। ठीक है, अब आगे देखो एन बराबर क्या होगा, एन इज इक्वल टू 180 15 मल्टीप्लाई में एन के, तो इस साइड क्या हो जाएगा गुणा में, 15 का भाग इसमें देंगे 1 और कितने बचे 2 जा 12 है, तो एन का मतलब 12 आएगा, यानी जो पॉलीगोन होगा वो 12 साइड्स का होगा, जिसकी साइड कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, 12 जिसकी साइड 100 एंगल 100, उसका जो इंटीरियर एक एंगल है वो 165 डिग्री का होता है। ठीक है, द प्राइस ऑफ ए टीवी, एक टीवी की प्राइस होती है वो कितनी है, देखो प्राइस ऑफ ए टीवी, टीवी की प्राइस 13,000 है। ठीक है, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट, सेल टैक्स जो इस पर चार्ज किया गया है एट द प्राइस ऑफ ए 12%, 12% की रेट से चार्ज किया गया है। 2 मिनट इसको थोड़ा सा और देख लें पहले वाले क्वेश्चन को, सॉरी इसमें देखो अपन छोटी सी गलती की है, इसमें 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आता है, यहाँ क्या आएगा 360। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 360, यहाँ भी क्या आ जाएगा 360, और 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, मेरे को लगा थोड़ा सा कन्फ्यूज है। ठीक है, 24 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, एक टीवी की प्राइस कितनी है, प्राइस बतानी है आपको टीवी की 13,000। ठीक है, 13,000 13,000 प्राइस है, कीमत है, और उस पर सेल टैक्स चार्ज किया गया है। सेल टैक्स कितना लगाया गया है 12%, यानी आप 13,000 की कीमत है और 15,000 उस पर टैक्स लगा दिया, तो विनोद उसको कितने में खरीदेगा ये पूछ रहा है। तो सेल टैक्स 12% लगाए, वो कितना लगाए देखो 12% सेल टैक्स का मतलब होता है 12/100 इंटू 13,000, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 3 जा 36। ठीक है, कैरी 3, 12 है और 3 कितने होते हैं 15 है, यानी 1560 ये क्या है सेल टैक्स है। अब 13,000 की चीज़ है 1560 टैक्स लग गया, तो उसका सेल कितने में होगा, सेल कितने में होगी 13,000, इसकी क्या है प्राइस है प्लस टैक्स, तो सेल होता है प्राइस प्लस सेल टैक्स, सेल टैक्स कितना है 1560, तो कितना हो जाएगा 14,560,
ये इसकी कीमत रहेगी, सेल रहेगी, बिक्री रहेगी। तो विनोद को कितने में खरीदना पड़ेगा? विनोद विल हैव टू बाय, विल हैव टू बाय इन 14,560 रुपीज़ में, इतने में बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मॉडल्स इन ए मॉडल शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 centimeter high. If the length of the ship is 28 centimeter, how long is the model ship? अब सिंपल है, आपको क्या लिखना है इसमें? मॉडल शिप से मास्ट, मॉडल शिप का मास्ट कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल शिप का मास्ट, एक्चुअल शिप से मास्ट, एक्चुअल शिप का मास्ट कितना है? एक्चुअल शिप का 12 मीटर है। 12 मीटर का मतलब हो गया 1200 सेंटीमीटर। दोनों एक कहना चाहिए ना। एक्चुअल शिप है, वास्तविक शिप है, उसका 12,000 मीटर ऊंचा मास्ट है, जबकि मॉडल शिप का मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। देखो ये शिप होता है, ये सिंपल सा आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा कर दो, ये शिप है और ये इसका मास्ट होता है ऊपर। तो ये जो मास्ट है वो एक्चुअल शिप का तो 1200 मीटर है और इसका जो मॉडल बनाया गया उसका मास्ट है वो 19 सेंटीमीटर है। अब देखो लेंथ, द लेंथ ऑफ द शिप इज, जो लेंथ है एक्चुअल शिप्स लेंथ है, एक्चुअल शिप्स लेंथ, एक्चुअल शिप्स लेंथ कितनी है? 28 मीटर। इसका मतलब हो गया 2800 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप्स, मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी? तो मॉडल शिप्स लेंथ है, मॉडल शिप्स लेंथ विल बी अक्स, इसका अक्स मान लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको बराबर रेशियो में रखना है। देखो 9 रेशियो 1200, मॉडल शिप और एक्चुअल शिप प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स प्रोपोर्शनल 2800, ये ऐसा प्रोपोर्शनल है। मास्ट की जो हाइट है वो दोनों की ये है इस रेशियो में। मॉडल शिप की हाइट, जो मास्ट की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, इसकी 1200, दोनों का रेशियो ये है। और जो दोनों की जो लेंथ है दोनों की, जैसे मास्ट जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ एक्स है, एक्स सेंटीमीटर है, और जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ है 2800 सेंटीमीटर। दोनों को रेशियो में लिख दिया और इन दोनों को प्रोपोर्शनल में लिखा है आपने। तो इसको ज्ञात करेंगे, दोनों इनको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, इनको बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे 12 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1200 एक्स, और 28 को 9 से गुण मल्टीप्लाई किया तो 2900 इंटू 9। एक्स बराबर क्या होगा? 2800 इंटू 9, ये एक्स के डिवीजन में था, ये भाग में चला जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य। ठीक है, 3 का भाग 9 में 3 बार जाता है और 12 में 3 का भाग है कितने बार? 4 बार। 4 का भाग 4 में 1 टाइम और 28 में 7 टाइम। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई? 7 सेंटीमीटर आई। यानी जो मास्ट शिप की लेंथ है, जो सॉरी मॉडल शिप्स लेंथ है, मॉडल शिप्स लेंथ, सॉरी मॉडल शिप्स लेंथ वो कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर रहेगी। अब देखो ये इक्वेशन एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको सोल्व करना है। 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। देखो 5t में से 3t घटाना है, क्योंकि ये बराबर से इक्वल से इस साइड आएंगे तो ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। -5 पहले से दिए हुए, और ये माइनस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है, 3t में से 5t में से 3t निकल दिया, क्या बचा? 2t। माइनस के 5 प्लस के 3 जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि माइनस का 5 है प्लस का 3 है, तो क्या बचेगा? माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, t बराबर क्या होगा? माइनस का 2/2। t इज इक्वल टू 2 का भाग 2 में दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1।
टी की वैल्यू -1 आ रही है, अपने को चेक करना है, टू चेक कर लो भाई। चेक करेंगे तो ये टी की वैल्यू इस टी में रख के देखो, ये है 5t - 3 बराबर 3t - 5, टी की जगह -1 रख के देखना है, 5t की जगह -1, 3t की जगह -1, ये क्या हो जाएगा, 5 को -1 से गुणा किया तो -5, आगे -3 आई, 3 को 1 से किया तो -3, आगे -5 है, इन दोनों जोड़ेंगे -8 इज इक्वल टू -8, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा टी की वैल्यू बिल्कुल सही है। आगे देखो, ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। 360 लोगों का एक ग्रुप है जिसको वोट देने के लिए कहा गया अपने फेवरेट सीजन के लिए, फ्रॉम 3 सीजन, 3 सीजन से, 3 सीजन कौन से, रेनी, विंटर और समर, इन तीनों सीजन्स के लिए उनको वोट देने के लिए कहा गया, अपने फेवरेट सीजन के लिए वोट दो। तो देखो, समर सीजन के लिए 90 वोट आए, रेनी के लिए 120 वोट आए और विंटर के लिए 150 वोट आए। अब पहला क्वेश्चन क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, कौन सीजन ने सबसे ज़्यादा वोट लिए, विंटर सीजन ने। तो सिंपल सा है, आप लिखोगे विंटर सीजन ने गोट 150 वोट, मोस्ट वोट्स, 150 सबसे ज़्यादा वोट लिए। 2 नंबर क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सीजन, हर सीजन का सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है पाई चार्ट में। तो जैसे ये पाई चार्ट आता है, इसे गोल, एकदम गोल मेरे से नहीं बना, ठीक है। अब देखो, आपको समर का एंगल निकालना है, ठीक है। समर सीजन है, उसने कितने वोट लिए, 90 वोट लिए। 90 वोट कितने में से लिए, 360 में से लिए, तो ये लोग 360 में से उसने 90 वोट लिए, 360 में से 90 वोट लिए, इसका मतलब है कितने लिए वोटे, 1/4 उसने वोटे लिए, 1 बटे यानी 4 में से 1 वोट उसने लिया। अब ये बात करें अपने, उसने 4 में से 1 वोट लिया है, तो उसका 360, ये टोटल एंगल 360 है, 360 में से उसने कितने लिए, 360 डिग्री से ज्ञात रहे, तो 4 का भाग 360 में देंगे, नहीं, हाँ, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, 4 का भाग 9, और ये कितना होगा 90 डिग्री। तो जो समर सीजन ने यदि पाई चार्ट में लिखते हैं तो 1/4 का मतलब उसने 90% वोट लिए, 90 डिग्री वोट लिए। तो ये लो 90 डिग्री अपने ने ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री एक एल बनाता है, ये किसने लिए, समर ने, ठीक है। दूसरा, ये पहले का देखा, हर सीजन का ज्ञात करना है अपने को। इसमें देखो दूसरे सीजन में रेनी सीजन ने वोट लिए 120, किस में से, 360 वोटों में से। इसका मतलब हो गया कितने वोट लिए उसने, देखो 12 का भाग एक बार, इसमें कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 1/3 वोट लिए, यानी 3 में से 1 वोट रेनी सीजन ने ले लिया। तो 360 में से कितने, 360 डिग्री में से कितनी डिग्री आएगी उसके, तो इसको इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया, 120 डिग्री। तो 360 डिग्री में से उसने 120 डिग्री वोट लिया है, 120 डिग्री इस साइड हो गई है, तो यहाँ से ये देख लो 120 डिग्री, ये किसने लिए, रेनी ने, रेनी। अब देखो तीसरा है विंटर ने सबसे ज़्यादा लिए, विंटर ने वोट लिए 150, कितना में से, 360 में से, 360 में से 150 लिए, तो देखो 0 से 0, 3 का भाग इसमें कितने बार जा रहा है, 5 बार, और इसमें कितने बार जा रहा है, 12 बार। तो यानी 12 में से 5 वोट विंटर ने लिए, 12 में से 5 वोट, तो 360 डिग्री में से 360 का कोण बनता है, वहाँ पर कितने लेगा, तो देख लो, ये क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 30 टाइम, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हो जाएगा। इसका मतलब 150 डिग्री वोट किसने प्राप्त किए, विंटर ने, ये लो विंटर ने प्राप्त किए। ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पाई चार्ट ड्रॉ करना, ये अपने पहले ही पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया, सेंटर एंगल निकालने पाई चार्ट ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये फैक्टर याद करने इनका, है ना। तो देखो 7x - 42, इसमें देखो
7 का भाग दोनों में जा रहा है तो 7 और 6, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, अक्स की वो फैक्टराइज कर दिया आपने, 7x - 6 हो जाएगा, ये फैक्टराइज करने पर यही आता है उत्तर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो। अगला देखो, ये पहला किया अपन ने, दूसरा 6p - 12q, इन दोनों में भाग किसका जा रहा है, कॉमन किस जा है, 6 है, तो 6 निकाल दिया, p - 2q बराबर है 0, है ना। ऐसे ही तीसरा 7a² + 14a, दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, एक तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, एक दोनों में a कॉमन है, तो 7a ले लिया, बच्चा क्या इसमें, अब इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, तो ऐसे करके देख लो, देखो 7 × a, ये 7a² हो गया, माइनस 14 का मतलब 7 × 2 × a, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 7 है दोनों में, एक दोनों में a इसमें भी a इसमें, तो 7a दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, खाली ये 7a बाहर निकाले तो खाली a बचा, माइनस में 7 बाहर निकाले तो 2 बचा और 2a, ये होगा इसका फैक्टराइजर। ठीक है, चौथा देखो, इसका चौथा है -16z + 20z3, तो इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, तो जो दोनों में 4 है, कॉमन क्या है, दोनों में 4 है, 4 दोनों में कॉमन है, और दूसरा z इनमें कॉमन है, z दोनों में z है, तो पहले में क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, -4, प्लस दूसरे में क्या बचेगा, 4 बाहर निकाले तो 5 बचेगा, 5 5 4 जा 20 होते हैं, तो 5 बचा हुआ है 5, और z एक बाहर निकाल लिया तो 2 बचे हुए पड़े, ये रहेगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऐसे ही अपने दूसरे पार्ट जो अथवा में दिया वो भी कर सकते हैं, 28x⁴ डिवाइड बाई 50x, तो सीधा सा है, देखो पहला 28x⁴ डिवाइड किससे करना है, 56 से x से, तो देखो 28 का मतलब होता है 7 × 2 × 2 14, ठीक है, और x का मतलब होता है x × x × x, 1x 2x 3x और ये और x, इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 56 को, 56 का मतलब हो गया कि 7 × 2 × 2 × 2, ये फैक्टराइज होता है, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अपने 56 का, ऐसे 56 का ऐसे फैक्टराइज करेंगे, यही आएगा 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56, और x एक ही बार है। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो 7 से 7 कट गया, 2 × 2 है, ये 2 × 2 कट गया, ठीक है, तो बच्चा क्या बचेगा, कितना, x से x एक कट गया, तो x⁴ डिवाइड बाई 2, ये बचेगा खाली, है ना, तो ऐसा लिख सकते हो आप, और नहीं भी लिख सकते हो, ये सीधा सिंपल है। ठीक है, अपोन में भी लिख सकते हैं, अपोन में ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोन में लिख सकते हैं, बात ऐसा भी लिख दो आप, x⁴ ये भी सही है, -36y⁴ डिवाइड बाई 9y⁴, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसके 36 को फैक्टराइज कर लो, 36 है, उसको 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, तो क्या हो जाएगा, -2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, और y⁴ कितनी है, 3, तो y × y डिवाइड बाई 3 का मतलब होता है 9 का मतलब 3 × 3 9 हो गया, y × y, तो देखो 2y से ये 2y कट गए, 2 3 से ये 2 3 कट गए, बचा क्या, -4y, ये इसको करते हैं, तो ऐसा बचते हैं, है ना, तो बिल्कुल सिंपल, आपको डिवाइड करना है सिर्फ, है ना, जैसे इसको करते हैं, तो इसको डिवाइड देते हैं, 11 का भाग देंगे 66 में, कितनी बार गया, 6 बार, q का भाग दिया तो q एक ही बचेगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, देखो 6p
आर क्यूब है ना, तो दो एक आर बचेगा, पी आर कर दिया, बचा क्या नीचे, नीचे कुछ बचा 6 PR, इसका सॉल्यूशन है ना। इसमें देखो दोनों में 17 का भाग जा रहा है, 17 का इसमें 2 टाइम जा रहा है, 17 का 3 टाइम जा रहा है, तो भाग जाता है, दोनों काट दो। x की पावर 3 है तो x की पावर 2 बचेगी, क्योंकि डिवीजन में x है। x की पावर 2 है तो ऊपर x की पावर 1 बचेगी। z की पावर 3 से z की पावर 3 कट गई, तो बच्चा क्या देखो 2x और y, ये बचा है बस। तो ये बिल्कुल सिंपल, आप डिवाइड करके इसको फैक्टराइज करके काट सकते हो ना। ये फील्ड बुक है, जो बड़ा क्वेश्चन आप इजीली इसको कर सकते हो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना। फील्ड बुक को सोल्व कर सकते हो, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स और ट्राइंगल्स है, उनका सम करना है। जैसे ये आप यहीं से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फिगर्स में दी हुई तीनों का जो एरिया है वो आपको मीटर में लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आराम से। देखो पहले का कैसे ज्ञात करना है, पहला क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल EHF या FHE कर दो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला 1/2 क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस कितना है 40, हाइट कितनी है H तक, ये देखो कितने हैं, ये यहाँ तक 80 है और यहाँ तक भी 80 है, ये 80 दे रखा है ना, तो बेस 40 और ये कितना हो गया 80। 2 का भाग दिया 40 में, कितना बढ़ेगा 20, 20 को 80 से गुणा किया, कितना आया 160 मीटर में लिखना है, ठीक है। ऐसे अगला कौन सा है, दूसरा 2 नंबर पर, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, EDCI, इसको भी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ ए पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है, इनटू हाइट, तो 1/2 दोनों का सम कितना होगा 100 एंड 100 कितना होगा 200 लिख दो, इनटू हाइट कितनी है, हाइट ये देखो 80 और ये 80 है, दोनों हाइट 80 है बिल्कुल, तो हो जाएगा 160। 2 का भाग दिया 200 में, 100 को 160 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 16,000 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 3 का, ये 3 है, इसमें भी ये पैरेललोग्राम है, ये सॉरी पॉलीगॉन है, तो देखो क्या होगा ICBK, फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम लिखना है पैरेलल साइड्स का, इनटू हाइट, तो देखो 1/2 पैरेलल साइड्स कितनी है 160 है, हाइट कितनी है 40 और 80 120, तो 2 का भाग दिया 160 में, कितनी बार गया 80 टाइम, 80 को 120 से गुणा किया 2 2 ना 16 कैरी 1 8 और 1 9 1900 मीटर। ऐसे ही 4 को अपन ने यहाँ पर रखा, ट्राइंगल है ना, KBA 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 60, हाइट कितनी है 60, 30 टाइम, 3 2 जा 6 3 जा 18, ये 1800 हो गया मीटर। फिर देखो ये 5 भी ट्राइंगल है, 5 ये ट्राइंगल है ना, इसकी क्या रहेगी GJA, वापस वही 1 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 160, हाइट कितनी है देखो 60 + 40 100, 2 का भाग दिया ये कितना आएगा 80, तो कितना होगा 8000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला 6 में है क्वाड्रिलेटरल ना, इसमें देखो क्या है FHJG 1/2 सम ऑफ बोथ साइड से, पैरेलल साइड से प्लस पैरेलल साइड्स के अलावा हाइट, तो 1/2 सम कितना है 160, ये साइड और ये साइड 200, हाइट कितनी है 80 और 80 60 160,
2 का भाग दिया 200 में, 100 आया, तो इसको गुणा करेंगे 1600 को, तो ये 2 और जुड़ जाएगा, है ना, ये इतने मीटर है। अब ये क्या करें, टोटल आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो सम करना है, तो सभी को जोड़ दो, ये टोटल का आ जाएगा। ऐसे अपने को ये फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, और इनकी वैल्यू आपको प्ले से करनी है, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ नीचे ड्रॉ कर सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अब मैं लास्ट क्वेश्चन में जा नहीं सकता, इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ ऊपर। ठीक है, ये ग्राफ आपने एक साइड क्या लगा दिया आपने, टाइम। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक साइड आपको टाइम लगाना है, एक साइड डिस्टेंस। इस साइड आपने लगा दिया टाइम, और इस साइड लगा दिया आपने डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो टाइम क्या है, 6 AM, ये लो 6 AM, फिर 7 AM, ये 7 AM, फिर 8 AM, ये लो 8 AM, फिर 9 AM, ये लो 9 AM, ये टाइम आ गया AM, 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 और ये AM। इस साइड बताना है 6 AM पर कितना है, 40 किलोमीटर चलता है ना, कार ट्रेवल होती है कितने, 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर 6 AM पर, तो यहाँ बनता है ये 40। ठीक है, 6 से 40। ठीक है, और 7 AM पर 80, 7 AM पर कितनी है 80, तो इसकी सीधे में बन रहा है यहाँ पर, ये 7 AM पर है। 8 AM पर 120, 8 AM पर कितना बन रहा है, ये मान लो 120, ये 80 और ये 120, सॉरी, तो ये बनेगा इसकी सीध में यहाँ पर। और 9 AM पर कितना बनेगा 160, ये मान लो 9 AM है, तो हो रहा है यहाँ पर 160, और 160 कहाँ बन रहा है यहाँ पर। तो देखो 780, और 8 AM पर 8 पर 120, और 160 पर कितना आ रहा है 160। ठीक है, अब क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ओवर कवर ड्यूरिंग द 7:30 पर कार कितनी डिस्टेंस करेगी 8 बजे, 7:30 और 8 तक कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी। तो देखो 7 पर ये डिस्टेंस रहती है 80, 7 बजे वो 80 किलोमीटर चलती है, सो 7:30 पर वो कितने हो जाएगी 100 किलोमीटर आएगी। ठीक है, और 8 बजे 120, तो वो कितनी चलेगी 20 किलोमीटर चलेगी। सिंपल है, इसका उत्तर हो गया 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। वोट वॉज द टाइम व्हेन कार कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस स्टार्ट, यानी शुरू से यहाँ से कार शुरू हुई, और शुरू से यदि 100 किलोमीटर पर आएगी, तो 100 किलोमीटर कहाँ पर है, यहाँ 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और यहाँ पर आ रहा है 7.5, तो 100 किलोमीटर स्टार्ट से 100 किलोमीटर आएगी, तो कितना टाइम है, कितना टाइम होगा। तो सिंपल सा देखो कब से शुरू हुई, वो कार शुरू हुई कब शुरू हुई 6 बजे, है ना, 6 बजे वो 40 किलोमीटर थी, 7 बजे वो 80 किलोमीटर आ गई, और 8 बजे वो 120, तो 100 किलोमीटर कितने पर आएगी, वो 7:30 पर आएगी 100 किलोमीटर, ये टाइम है। ऐसे ही आपको नीचे वाले में आपको क्या करना है, टेम्परेचर वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और उसका उत्तर देना है। ये देख लो ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करके, एक साइड आप लिख दो टाइम, और दूसरी साइड लिखना है आपको टेम्परेचर। अब आंसर दे देने फिर, वोट वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, 1 बजे टेम्परेचर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 1 बजे 37 डिग्री है। ठीक है, वोट वॉज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5, 38.5 पर पेशेंट, वेन वॉज द पेशेंट टेम्परेचर, पेशेंट टेम्परेचर 38.5 कितने बजे है, 12 नून, 12 नून पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 38.5 है। पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम 2 टाइम सेम है पेशेंट का टेम्परेचर, ड्यूरिंग विच पीरियड, किस गिवन पीरियड में है, दोनों टाइम बताओ। तो देखो 37 डिग्री 2 टाइम है, 1 बजे एंड 2 बजे, 1 टू 2 PM, 1 PM टू 2 PM, ये है 2 टाइम, 1 PM एंड 2 PM, ऐसा कह सकते हो। 1 PM एंड 2 PM, यहाँ 2 पर पेशेंट टाइम टेम्परेचर एक जैसा है। वोट वॉज द टेम्परेचर एट 130 पर टेम्परेचर कितना है 130 पर है टेम्परेचर, देखो 130। अब देखो 1 बजे 37 डिग्री है और 2 बजे 37 है, तो 1:30 पर भी कितना रहेगा
37 डिग्री रहेगा। तो इसका है 37 डिग्री, क्योंकि पहले वाले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में 37 डिग्री है, तो दोनों 37 रहेगा। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड अपवर्ड ट्रेंड, कौन से टाइम पर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड दिखाया? तो सबसे तेज जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर आया था 8:11 AM। 8:11 AM टेम्परेचर अपवर्ड दिखाया है, ऊपर की तरफ गया सीधा। ठीक है, तो ये आपके पूरे सॉल्यूशन है। आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल लर्न मोर। ठीक है, थैंक यू। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है इसको।